तलाकशुदा पत्नी से हुई ट्रेन में मुलाकात। हाथ जोड़कर मांगी पति ने माफी, फिर गले से लिपटकर दोनों रो पड़े। दोस्तों कहते हैं, रिश्तों की असली ताकत वक्त आने पर ही पता चलती है, क्योंकि सच्चा प्यार दूरी से नहीं, दिल की गहराई से टूटता या जुड़ता है। यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही मदद करने वाली साबित होगी। इस कहानी से जीवन में याद रखने वाली कुछ ऐसी बातें समझने के लिए मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का यह दिलचस्प सफर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच एक 26 साल की तलाकशुदा महिला चुपचाप प्लेटफॉर्म पर बैठी कामाख्या एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नजर सामने खड़े दो अजनबियों पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दिया, वह ठिठक गई। यह वही इंसान था जिसे उसने 6 साल पहले आखिरी बार देखा था, यानी कि उसका पूर्व पति, जिस शख्स के लिए उसने कभी अनगिनत व्रत, पूजा और तपस्या की थी, जिसके बिना जीने की उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वही शख्स 2 साल की शादी के बाद उससे अलग हो गया था। आज इतने लंबे समय बाद उसे अचानक अपने सामने देखना जैसे पुराने जख्मों को फिर से कुरेद गया हो। कुछ ही पलों में एक ट्रेन आई और वे दोनों व्यक्ति उसमें सवार होकर चले गए। उनके जाते ही महिला जैसे किसी गहरे सन्नाटे में डूब गई। आंखें नम हो गईं और दिल पुराने दिनों में भटकने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर सीटी गूंजी। कामाख्या एक्सप्रेस आ चुकी थी। वह धीरे से अपना झोला उठाती है, चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाती है और अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ ही देर में गाड़ी चल पड़ती है। दोस्तों, यह महिला कौन थी, कहां जा रही थी और उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी? आइए जानते हैं इस अनोखी और भावुक कहानी में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक लड़की संध्या की है। संध्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। स्वभाव से सीधी सादी, दिल की साफ और बेहद खूबसूरत। उसकी भोली सूरत और सादगी देखने वाले हर किसी का दिल जीत लेती थी। संध्या एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी। दिन भर ग्राहकों की आवाजाही रहती, लेकिन जो भी वहां आता उसकी सादगी और मुस्कान का दीवाना हो जाता। इन्हीं में से एक था शोरूम के मालिक का बेटा अमित। अमित अक्सर संध्या के काम की तारीफ करता और उसकी खूबसूरती का जिक्र करने से पीछे नहीं हटता। वह मुस्कुराकर कह देता, जब तुम शोरूम में आती हो तो मानो 4 चांद लग जाते हैं, और जिस दिन नहीं आती मेरा भी दिल नहीं लगता। तुम बहुत खूबसूरत हो। सिर्फ 19 साल की संध्या के लिए ये बातें सुनना सुखद था। आखिर कौन सी लड़की होगी जिसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा न लगे? लेकिन उसके दिल में यह भी था कि वह एक सामान्य परिवार की लड़की है और अमित शोरूम मालिक का बेटा। दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती, बिना कोई जवाब दिए। संध्या का भगवान पर अटूट विश्वास था। उसका मानना था कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जब भी कोई परेशानी आती, वह मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाती, व्रत रखती और माता के आगे मन की मुराद रखती। धीरे धीरे उसके मन में भी अमित के लिए चाहत पनपने लगी। वह सोचती, अगर भगवान चाहेंगे तो मेरी और अमित की शादी जरूर होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी उम्मीद में उसने माता वैष्णो देवी के आगे मन्नत मांगी। माता जी, अगर मेरी और अमित की शादी हो जाए तो मैं आपके दरबार में दर्शन करने आऊंगी। शायद उसकी प्रार्थना रंग लाने लगी थी। करीब 2 महीने बाद एक दिन अमित ने खुद संध्या के सामने अपने दिल की बात कह दी। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे चैन नहीं आता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। संध्या यह सुनकर चौंक गई। अमीर लोग कब से गरीबों से प्यार करने लगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अमित ने तुरंत जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूं। मैं सचमुच तुम्हें दिल से चाहता हूं। अब तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? संध्या तो पहले से ही उसे चाहती थी। वह हल्के से मुस्कुराई, शर्माते हुए हां कहा। अमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आई लव यू। इसके बाद अमित ने यह बात अपने माता पिता को बताई। जब उन्होंने सुना कि उनका इकलौता बेटा एक साधारण परिवार की लड़की से शादी करना चाहता है, तो वे हैरान रह गए और नाराज भी हो गए। यह शादी बिल्कुल नहीं होगी, उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन अमित अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद और प्यार के आगे आखिरकार माता पिता को हार माननी पड़ी और फिर 10 जून
2016 को अमित और संध्या शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों ने शहर से बाहर 1 महीना साथ बिताया, खुशियों और सपनों से भरे पलों के साथ। शादी के बाद जब संध्या और अमित अपना हनीमून मनाकर वापस घर लौटे तो अमित ने फिर से शोरूम का काम संभाल लिया, जबकि संध्या अब पूरी तरह से घर की बहू बनकर वहीं रहने लगी। यहीं से अमीरी और गरीबी का असली फर्क संध्या की जिंदगी में अपना रंग दिखाने लगा। वह उस सम्मान और मान्यता से वंचित रही जिसकी वह हकदार थी। अमित के माता पिता अक्सर ताने कसते, घर में बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और दोस्त आते जाते रहते और कई बार उनकी बातचीत का केंद्र संध्या ही बन जाती। अमित की मां मेहमानों के सामने ताने मारते हुए कहती, मेरे बेटे की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, न जाने इस मां बेटी ने कौन सा तंत्र मंत्र कर दिया कि ये इनके बस में हो गया। जीने मरने की ठान ली थी, 4 दिन तक खाना तक नहीं खाया और हम मजबूर हो गए इसे इनके घर से उठा लाने के लिए। इतना ही नहीं, उसकी सास की सहेलियां भी पीठ पीछे फुसफुसाकर कहती, कभी कभी तो नौकरानी घर की महारानी बन जाती है, लेकिन ऐसी लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। पता नहीं कब ये ससुराल का सारा पैसा मायके भेज दें। ये सब बातें संध्या के दिल को चीर देती। घर का माहौल उसके लिए बेहद कठिन होता जा रहा था। लगभग हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते, अपमानित किया जाता और सिर्फ परेशान करने के लिए छोटी छोटी बातों में उसकी कमी निकाली जाती। जब मन बहुत भारी हो जाता तो संध्या अपने कमरे में जाकर अकेले रोती। कई बार वह अमित से अपने दिल का दर्द कहने की कोशिश करती, लेकिन अमित उसे सिर्फ इतना कहकर चुप कर देता, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, हमने अपनी मर्जी से शादी की है तो कुछ न कुछ तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। घर में और भी मुश्किलें थीं। संध्या शाकाहारी थी, लेकिन उस घर में अक्सर नॉनवेज बनता। जब उसने अमित से इस बारे में धीरे से बात की तो एक दिन अमित भी चिढ़ गया और बोला, यार, इतने बड़े घर में इतनी छोटी सोच के साथ तुम कैसे रह पाओगी? तुम्हें नॉनवेज पसंद नहीं है, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती, तुम्हें लोगों की बातें पसंद नहीं है। अब क्या सारा समझौता हम ही करेंगे? कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। सच कहूं, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। अमित की ये बातें संध्या को भीतर तक हिला गईं। अमित ने और भी कह डाला, तुम जितनी भोली और सीधी हो, आज के जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों को भी पागल कर देते हैं और मुझे लगता है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर संध्या बेहद आहत हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अब आप भी ऐसी बातें करने लगे? अमित ने जवाब दिया, कौन सा मैं गलत कह रहा हूं? और तुम भी हर वक्त यूं झगड़ती रहती हो, थोड़ा बर्दाश्त भी कर लिया करो। अब संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी परेशानियां किससे बांटे, किस पर भरोसा करे, और उसी दिन से उनके रिश्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। धीरे धीरे संध्या और अमित के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। उस सुबह संध्या के माता पिता अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आए। वे टेम्पो से उतरे, लेकिन उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, घर के अंदर जाकर संध्या से ले लेंगे। वे अंदर आए और बोले, बेटा, टेम्पो वाले को किराया देना है, जरा रुपए दे दो। संध्या फौरन अंदर कमरे की ओर चली गई पैसे लाने के लिए, लेकिन तभी उसकी सास शारदा देवी, जो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी, अपने तेवर दिखाने लगी। ताने कसते हुए बोली, जब भाड़ा नहीं था तो आने की क्या जरूरत थी, और ये टेम्पो लेकर जब मर्जी चले आते हो, हमारे रुतबे का जरा भी ख्याल नहीं करते। जब लोगों को पता चलता है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ये बातें सुनकर रामलाल और कमला देवी के दिल को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस घर में ऐसा व्यवहार होता है। संध्या ने कभी मायके में यह सब बताया नहीं था, लेकिन आज उन्हें खुद सब सुनना पड़ रहा था। उसी बीच संध्या पैसे लेकर बाहर आई और ऑटो वाले को देने लगी, लेकिन उसके माता पिता ने हाथ रोक लिया। रहने दो बेटा, हमारे पास पैसे हैं, हम दे देंगे। उन्होंने बहाने से उसे रुपए वापस कर दिए और बाहर जाकर किसी तरह छुट्टे पैसे का इंतजाम कर टेम्पो वाले को किराया दे दिया। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में यह बात चुभ कर रह गई, हमारी बेटी यहां किन हालात में रह रही है। वे बिना कुछ बोले उसी टेम्पो में बैठकर वापस अपने घर लौट गए। थोड़ी देर बाद जब संध्या बाहर आई तो देखा उसके माता पिता जा चुके हैं।
उसी वक्त उसकी सास फिर ताना मारते हुए बोली, ऐसे ही लोगों को उनकी औकात याद दिलाओ तो मिर्ची लग जाती है। इस बार संध्या का धैर्य टूट गया। गुस्से में उसने जवाब दिया, मम्मी, आप जितना समझ रही हैं हम उतने भी गिरे हुए लोग नहीं हैं। आज मेरे माँ बाप आपके दरवाजे से चले गए तो क्या इससे आपकी इज्जत बढ़ गई? शारदा देवी और भड़क गई, ज्यादा जुबान मत चलाओ। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो तुम भी इस घर से जा सकती हो, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। ये सुनते ही संध्या के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। दुख और आक्रोश के मिले जुले भाव में उसने तुरंत अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया और बिना पीछे देखे उस घर को छोड़ दिया। शाम को जब अमित और उसके पिता मोहनलाल घर लौटे तो शारदा देवी ने बात घुमाते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस इतना कहा था कि जब भी वो लोग आएं तो एक अच्छी गाड़ी बुक करके आएं, क्योंकि सब जानते हैं कि वे हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे में हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अमित के मन में शक था। वह बोला, मां, तुमने सिर्फ इतना ही नहीं कहा होगा, जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे संध्या का दिल टूट गया, क्योंकि वो बहुत सीधी और भोली है। कहते हैं तानों से रिश्ते कभी नहीं बचते, वे सिर्फ दीवारें खड़ी करते हैं। घर की इज्जत मेहमानों के सत्कार से बढ़ती है, अपमान से नहीं। सच्चा बड़ा वह है जो छोटों को सम्मान दे, न कि उन्हें नीचा दिखाए। जुबान की चोट तलवार से भी गहरी होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचें। दोस्तों, अमित की बात सुनकर उसकी मां शारदा देवी भड़क गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुझे हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर पता कर ले। वहां पहुंचने के बाद तेरे कान जरूर भर दिए जाएंगे, लेकिन जा, तेरी मर्जी। उसके पिता मोहनलाल ने भी नाराजगी जताई और बेटे की ओर देखते हुए सिर हिलाया। माहौल भारी हो चुका था। अमित ने बिना देर किए अपना फोन उठाया और संध्या का नंबर मिलाया। फोन उठाते ही संध्या की आवाज में ठंडापन साफ झलक रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हम लोग आपके लायक नहीं हैं। आप बड़े लोग हैं और हम किसी काम के नहीं, इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर संध्या ने फोन काट दिया। यह वह पल था जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इसके बाद शारदा देवी और मोहनलाल लगातार अमित के कान भरते रहे। धीरे धीरे अमित के दिल में संध्या के लिए जगह कम होती गई और गलतफहमियां बढ़ती चली गईं। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अमित और संध्या का तलाक हो गया। तलाक के समय अदालत में संध्या को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाने की पेशकश हुई, लेकिन उसने बिना सोचे मना कर दिया। जब आप मुझे समझ ही नहीं पाए तो आपके पैसों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। अपने पैसे अपने पास रखिए, हम कोई गिरे हुए लोग नहीं हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं और वह फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। अमित अपने काम में फिर से जुट गया और उसके लिए नए रिश्तों की चर्चा होने लगी। उधर संध्या ने एक और कपड़ों की दुकान में काम पकड़ लिया और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में संध्या के जीवन में कई मुश्किलें आईं। तनाव और चिंता का असर उसकी सेहत पर साफ दिखने लगा। वह अक्सर बीमार रहने लगी। उसके पिता रामलाल की तबीयत भी खराब रहने लगी। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या को याद आया कि उसने माता वैष्णो देवी से एक मन्नत मांगी थी, अगर मेरी और अमित की शादी हो जाए तो मैं माता के दरबार में दर्शन करने आऊंगी। अब भले ही अमित उसकी जिंदगी में नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया कि मन्नत तो पूरी करनी ही है। उसने माता पिता से कहा, मां, मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना चाहती हूं। कमला देवी ने कहा, अगर तू अकेले जा सकती है तो जा, हम तो तेरे साथ नहीं जा पाएंगे। संध्या ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वह पास के कंप्यूटर सेंटर गई और टिकट के बारे में जानकारी ली। टिकट वाले ने बताया कि कामाख्या एक्सप्रेस नाम की ट्रेन सीधा वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। संध्या ने तुरंत स्लीपर टिकट के पैसे जमा किए और घर लौट आई। 2 दिन बाद उसका टिकट कंफर्म हो गया। यात्रा के दिन वह गोरखपुर स्टेशन पहुंची और प्लेटफॉर्म पर बैठकर कामाख्या एक्सप्रेस का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे 2 व्यक्तियों पर पड़ी। दोस्तों, गलतफहमियां अगर समय रहते दूर न की जाएं, तो वे सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकती हैं। असली इज्जत पैसों से नहीं, व्यवहार से बनती है।
मन्नत और वचन दोनों का पालन करना चाहिए, चाहे हालात बदल जाएं। बड़ों का सम्मान और अपनों का विश्वास, यही जीवन के सबसे बड़े धन है। दोस्तों, संध्या की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर बैठे दो व्यक्तियों पर पड़ी। जैसे ही उनमें से एक का चेहरा साफ नजर आया, उसका दिल एकदम जोर से धड़क उठा। वह उसका तलाकशुदा पति अमित था। संध्या ने हैरानी से देखा, क्योंकि वह किसी और ट्रेन का इंतजार करता दिख रहा था। उसके मन में पुराने दिनों की तस्वीरें घूमने लगीं। कैसे कभी उसने इस आदमी को जान से ज्यादा चाहा था और कैसे उसकी शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे टूटकर बिखर गई थी। तभी कामाख्या एक्सप्रेस आ गई। संध्या ने चुपचाप अपना झोला उठाया और ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर खेत, गांव और दूर तक फैला आसमान तेजी से पीछे छूट रहा था, लेकिन संध्या का मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। करीब 10-15 मिनट बाद अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह चौंकी। यह तो अमित की आवाज थी। कहां जा रही हो संध्या? संध्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। अभी तो आप दूसरी ट्रेन में थे, इस ट्रेन में कैसे आ गए? अमित हल्की मुस्कान के साथ बोला। अच्छा, तो तुमने मुझे देखा था, बुलाया क्यों नहीं? संध्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया। मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूं? वह सिसकते हुए खड़ी हो गई और बोली, बैठिए। अमित उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। कंपार्टमेंट में बैठे यात्री उत्सुकता से दोनों को देख रहे थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद अमित की आवाज में पछतावे का कंपन था। मुझे माफ कर दो संध्या, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। संध्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं आपकी लत्ती ही क्या हूं जो मैं आपको माफ कर दूं? अमित ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए माता वैष्णो देवी की मन्नत मान रही थी और मैं ही तुम्हें वहां नहीं ले जा सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ माताजी के दर्शन करना चाहता हूं। शायद माताजी हमें फिर से एक कर दें। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं इसीलिए जा रही हूं ताकि मैंने जो मान्यता मानी थी उसे पूरा कर सकूं, लेकिन अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रह गया है। अमित ने धीमे स्वर में कहा। मैंने बहुत गलतियां की हैं संध्या, लेकिन अब मुझे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। संध्या ने भर्राए गले से कहा, मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी है। अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दुखी किया, लेकिन मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो हम माताजी के दर्शन करें और फिर उन्हें ही फैसला करने दें कि हमें एक साथ रहना चाहिए या नहीं। संध्या के दिल में कहीं ना कहीं आज भी अमित के लिए प्यार बाकी था, लेकिन बीते वक्त की चोटें, अपमान और दूरी उसके कदमों को रोक रही थी। वह चाहकर भी अपने मन को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ पा रही थी, लेकिन अब वह एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसका विश्वास, उसकी आस्था और उसका धैर्य तीनों की परीक्षा होने वाली थी। माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में दर्शन करने के बाद लौटते समय उनके बीच का माहौल पहले से कहीं अधिक सहज था। अमित के चेहरे पर सुकून था और संध्या की आंखों में भी एक अलग सी चमक, जैसे किसी पुराने बोझ से मन हल्का हो गया हो। जब वे घर पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही शारदा देवी और मोहनलाल दोनों चौंक गए। संध्या को अपने बेटे के साथ देखकर उनके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं आईं। हैरानी, खुशी और कहीं न कहीं पछतावा भी। कुछ देर खामोशी रही, फिर मोहनलाल ने भारी आवाज में कहा, बेटा, हमें अब समझ आ गया है कि हमारे बेटे की असली खुशी तुम्हारे साथ ही है। शारदा देवी की आंखें भी नम थीं। उन्होंने संध्या के करीब आकर धीमे स्वर में कहा, बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें और अमित को समझ नहीं पाए। अमित तुम्हें दिल से चाहता है, लेकिन हम ही ना समझ थे जो यह देख नहीं पाए। हमें माफ कर दो। संध्या यह सुनते ही भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत अपने सास ससुर के पैर छू लिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूं। उस पल जैसे घर की सारी करवाहट, सारे ताने और सारी गलतफहमियां हवा हो गईं। संध्या का धैर्य, उसकी अटूट आस्था और वर्षों की तपस्या आखिरकार रंग लाई। अमित के माता पिता ने खुले दिल से उसे अपना लिया और परिवार फिर से एक हो गया। 2023 की यह मुलाकात और उसके बाद रिश्तों में आई नई मिठास यह साबित कर गई कि धैर्य, सच्चा प्रेम
और टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। अब सभी ने मिलकर यह ठान लिया कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर सम्मान और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। अमित और संध्या ने अपने माता पिता को भी पास बैठाकर बात की और भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा किया। रिश्तों में माफी वो धागा है जो टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यह तूफान में भी रिश्तों को डूबने नहीं देता। असली अमीरी घर की दौलत से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और प्यार से मापी जाती है। जब अहंकार छोड़कर हम दिल से माफी मांगते हैं तो रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। अमित और संध्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते किसी भी हालात में सिर्फ प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान से जीवित रहते हैं। दौलत, ऊंचा दर्जा या रुतबा कभी भी असली सुख नहीं दे सकते अगर घर के भीतर प्यार और समझ ना हो। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर या अहंकार में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। हम सोचते हैं कि यह बस एक वाक्य है, लेकिन सच यह है कि आपके कुछ कठोर शब्द किसी का पूरा घर तहस नहस कर सकते हैं। उनके मन में हमेशा के लिए करवाहट भर सकते हैं। इस कहानी में एक घर में पैदा हुई गलतफहमियां और कुछ कटु बातें इतने गहरे घाव छोड़ गईं कि रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जब दिलों में सच्चा प्रेम और माफी की भावना थी तो माता वैष्णो देवी की कृपा से सब कुछ फिर से जुड़ सका। याद रखिए, हर रिश्ते में कठिनाइयां आती है, लेकिन टूटना और जुड़ना दोनों हमारे अपने हाथ में है। दोस्तों, आइए अब गौर करते हैं उन बातों पर और मनुष्य की वे गलतियां जो घर तोड़ देती हैं और रिश्ते बिखेर देती हैं। नंबर 1, अहंकार और घमंड। जब हम खुद को दूसरों से ऊंचा मानने लगते हैं तो रिश्तों में बराबरी की जगह खत्म हो जाती है। नंबर 2, कटु वचन बोलना। एक बार निकले कठोर शब्द वापस नहीं आते, लेकिन वे सामने वाले के दिल में हमेशा चुभते रहते हैं। नंबर 3, दौलत के आधार पर आकलन करना। इंसान को उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और स्वभाव से परखना चाहिए। नंबर 4, छोटी बातों को बड़ा बना देना। मामूली गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखने से आपसी विश्वास कमजोर हो जाता है। नंबर 5, सम्मान की कमी। हर रिश्ते की बुनियाद आपसी इज्जत है। सम्मान खत्म होते ही रिश्ता टूटने लगता है। नंबर 6, गलतफहमियां दूर न करना। जब मन में सवाल और शंका रह जाए और उन्हें समय रहते साफ न किया जाए तो दिलों में दीवार खड़ी हो जाती है। नंबर 7, सुनने की आदत न होना। अगर हम सिर्फ अपनी कहें और सामने वाले की न सुने तो संवाद टूट जाता है और रिश्ता भी। दोस्तों, किन बातों को समझकर चलना चाहिए? नंबर 1, बोलने से पहले सोचें। शब्दों में बहुत ताकत होती है। सोच समझकर बोलें ताकि आपके वाक्य किसी के दिल को न दुखाएं। नंबर 2, दौलत से पहले इंसानियत को महत्व दें। रिश्ते पैसों से नहीं, दिल के अपनत्व से बनते और टिकते हैं। नंबर 3, माफी मांगने और देने में संकोच न करें। गलती मान लेना और माफ कर देना रिश्ते को मजबूत करता है। नंबर 4, सम्मान बराबरी से दें। उम्र, पद या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। नंबर 5, गलतफहमियों को तुरंत दूर करें। मन में बनी धुंध को साफ करें, नहीं तो यह तूफान बनकर। नंबर 6, धैर्य रखें। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य ही वह पुल है जो दूरी को कम करता है। नंबर 7, दूसरे की नजर से सोचें। खुद को उनके स्थान पर रखकर देखिए, फिर निर्णय लीजिए। कहते हैं दोस्तों, रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के धागों से जुड़े होते हैं। आपके मीठे शब्द किसी के दिल को जीत सकते हैं और कटु वचन किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। असली अमीरी वह है जिसमें घर में प्यार और मन में सुकून हो। जो इंसान माफी मांगना और माफ करना जानता है, वही रिश्तों का असली कारीगर है। दौलत से भरे महल भी खाली लगते हैं, अगर उनमें प्रेम और सम्मान ना हो। करवाहट समय के साथ बढ़ती है, लेकिन प्यार हर घाव को भर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।